गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपके सामने लेके आया हूँ फिर से एक बेहतरीन सेशन जेई रैंकर्स फाइल। और मोस्टली ये जो प्रॉब्लम्स है वो सुपर रैंकर्स ग्रुप के मटेरियल से प्रेरित है। ऑफ कोर्स ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है अक्रॉस जेई एडवांस रिलेवेंट टॉपिक से लिया गया। और देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो थियरी के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल फेमस है मेनी टेस्ट सीरीज और ISI और CMI इंक्लूडिंग जेई एडवांस एग्जामिनेशन एज वेल। और इस प्रॉब्लम का खास प्रॉब्लम में नहीं बल्कि इसके सॉल्यूशन में है, क्योंकि एक वजह डायरेक्टली ब्लाइंडली एक्स को वाई के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके पुट करेगा सेकंड इक्वेशंस में, और फिर आपका सॉल्यूशन जो होगा कंप्लीटली ब्लाइंडली हो जाएगा और कोई भी उम्मीद और आशा की किरण आपको दिखने वाली नहीं है। तो हम इसको, इसका मेन जो कैच है प्रॉब्लम का वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से है, जो एक हिंट दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का, जो एक हिंट दे रहा है पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का एक्स आर कॉस थीटा वाई आर साइन थीटा, जो एक हिंट दे रहा है शायद वेक्टर्स का भी मैग्नीट्यूड का एक्स आई प्लस वाई जे का मैग्नीट्यूड जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और एंजॉय कीजिए इस सेशंस को, जेई कंटेंट को। दूसरे क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर ट्रिपलेट अगेन इक्वेशन से, और इसका फिर हम बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाले हैं डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स से। इसको हम देखेंगे क्या हम वेक्टर्स से भी इसको सोच सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको भी सोचा जा सकता है क्या। तो अलग अलग डायमेंशंस ऑफ थिंकिंग जो है यहाँ पे हम लोग डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एफ जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि ऑड फंक्शन है। सो दैट्स बेसिकली प्रिसाइजली द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन दैट आई हैव गिवन ओवर हियर। एंड फॉर ऑल रियल नंबर्स y define g to be the number of distinct real solution x to the equation f2x f of x equal to y। जैसे मान लो अगर हम g1 का बात करें तो f of x equal to 1, तो कितने ऐसे इनपुट x का f2x जो है वो 1 होने वाला है, उसका सॉल्यूशन सेट जो है एग्जैक्टली 159 से आना चाहिए। इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले क्वेश्चंस का मतलब समझने का आप कोशिश क्या कीजिए। एक बार क्वेश्चन को डिकोड कर लोगे तो वहां पे 50% सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आपको क्लियरली दिखेंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ रीजन गिवन बाय अबव इनइक्वालिटी। तो यूजुअली क्या है, प्लेन्स जो है 3D में प्लेन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेईई मेन सिलेबस, तो इसीलिए वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो जो है वो वॉल्यूम्स से आएंगे। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो प्लेन्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जेईई एडवांस के सिलेबस में वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और फिर बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन हम इस सेशन में अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यू आर मिसिंग क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री ओवर हियर। और उम्मीद है आप लाइक और कमेंट भी करेंगे, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हाई हो गया और डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो अब डायरेक्टली हम चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में। सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही एक तो आएगा मेथड ब्लाइंड, तो वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप x को y के टर्म में लिखो, x एज ए सम फंक्शन ऑफ y, पहले इक्वेशन से निकाल के फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करो तो वो बहुत ही लेंदी बनने वाला है। दूसरा लाइन ऑफ थिंकिंग जो होगा, LOT को मैं बता रहा हूँ लाइन ऑफ थिंकिंग, वो हो सकता है शायद कोई बच्चा z को x प्लस आई वाई से यहाँ से उसको आइडेंटिफाई करे और उसका मैग्नीट्यूड लेने का प्रयास करे। सो दैट्स गोइंग टू बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो होने वाला है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तीसरा लाइन ऑफ थिंकिंग हो सकता है मे बी वेक्टर, अगर मैं एक डिफाइन करूँ सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर मैं इसको एक वेक्टर डिफाइन करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं ले लूँ, so that will be root over x square plus y square, so this whole square is probably connected to x square plus y square। और लाइन ऑफ थिंकिंग हो सकता है इसको देखने से, अब देखो ये सब लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखने से, राइट, क्योंकि ये पूरे इक्वेशंस लीनियर है नहीं, और वही सबसे बड़ा हेडेक है। लीनियर में तो आप आराम से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ सकते हैं। चौथा लाइन ऑफ थिंकिंग हो सकता है इसी तर्ज पे, अगर मैं एक पॉइंट एक्स को मैं वाई लूँ तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक्स का वैल्यू आ जाएगा आर कॉस थीटा और वाई का वैल्यू आ गया अपने पास आर साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हो गया वो आर स्क्वायर। सो बेसिकली ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला ही फीलिंग है। तो ऑल ये चारों का चारों जो प्रोसेस है ऑल्दो दे आर कनेक्टेड, लेकिन इसके लाइन ऑफ थिंकिंग और लाइन ऑफ अटैक में जो है गया वो बहुत ही डिफरेंस आने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। एक और लाइन ऑफ थिंकिंग जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो जबरदस्ती है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन को गौर से देखिएगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म काफी जुड़ा हुआ दिख रहा है। सिमिलरली
-1/xy और 1/xy, ये भी काफी जीरो हुआ दिख रहा है। काफी जीरो हुआ किस सेंस में दिख रहा है? तो मान लो अगर मैं एक मेथड स्पेशल की बात करूं, तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा वेक्टर का भी फील लेना चाहूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी, तो एक बच्चा ऐसा बोल सकता है जो x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक ये टर्म बना, एक टर्म अपने पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपन हम डिकोड करते हैं क्वेश्चन को, एक -1/x दिया हुआ है, एक 1/y दिया हुआ है। अब देख सकते हो जो इसमें कुछ ऑर्थोगोनैलिटी वाला भी फीलिंग आ रहा है। ऑर्थोगोनैलिटी मीन्स अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं उल्टा, तो तुम देखो दोनों सिर्फ निगेटिव साइन से डिफर कर रहे हैं, राइट? क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा x, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं 1/y से, हाँ x/y टाइम्स x/y टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो जाएगा -y/x टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये काफ़ी एक दूसरे जो है ये कनेक्टेड दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी कुछ बहुत बड़ा फीलिंग यहाँ से आने वाला दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कुछ फीलिंग दिख रहा है क्या? इस दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। चलो, इंस्टेड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू एक्सप्रेशन इन दिस टू एक्सप्रेशन, देखो अगर मैं x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे सोचते हैं, दिस इज हाउ यू थिंक, इसको देखूं और y बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/y को देखूं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज मिला, क्योंकि ये दोनों का एडिशन जो है वो हो गया जीरो। देखो ये कट के 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये -1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आ गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दे रहा है इस क्वेश्चन के लाइन ऑफ अटैक। अब वो कैसा मोटिवेशन है? तो देखो अगर मैं एक वेक्टर को डिफाइन करूं ये कॉमा ये, और दूसरा वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं ये कॉमा ये, तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जा रहा है, मतलब वो दोनों वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल है। अब देखो क्वेश्चन को हमने कहां से कहां ले गया, ठीक? तो अगर मैं मान लो अगर एक वेक्टर में डिफाइन करता हूं, सपोज अल्फा वेक्टर x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस y बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और अगर मैं बीटा वेक्टर ऊपर वाले मोटिवेशन से डिफाइन करूं -1/x आई कैप और प्लस 1/y जे कैप, इस डेफिनेशन से तो मैं बता सकता हूं जो मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको मैं डिकोड करने से पहले आई कैन टेल अल्फा डॉट बीटा जो है वो तो अपने पास जीरो आ गया। इसका मतलब जो भी अल्फा वेक्टर है और बीटा वेक्टर है आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल सिस्टम कर रहे हैं। और ये दोनों ऐड करके कितना कर रहा है? अगर इस दोनों का एडिशन में देख लूँ अल्फा प्लस बीटा वेक्टर, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये आ गया 7,4। तो अगर मैं इसको अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर देख लूँ तो यह जाएगा x/a प्लस 1/y, ठीक। तो यहाँ से आपके पास क्या देखने को मिलेगा, x/y दिस प्लस 1/y जे कैप, राइट, और फिर y/y दिस प्लस ये y जे कैप। तुम्हारे पास ये फाइनली मिला 7i प्लस 4j, राइट। आप देख सकते हो कैसे मिला 7i 4j, जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूँ, यहां से मैं बता सकता हूँ दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और दोनों का समेशन जो है वो तुमको दे रखा है 7i प्लस 4j। अब 7i प्लस 4j का लेंथ क्या है? तो इस दोनों का परपेंडिकुलर जो होगा ये डायगोनल देगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, और ये डायगोनल बताएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा का मैग्नीट्यूड जो अपने पास आया, अल्फा प्लस बीटा का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट ओवर 7a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर विच इज रूट 65। अब फर्स्ट वेक्टर का लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो तो 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं मॉड अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये 1 आ गया। सेकेंड वेक्टर का जो लेंथ है वो अब मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब तो सेकेंड वेक्टर का लेंथ मॉड बीटा क्या आएगा? अब देखो ये ओवरऑल वेक्टर का लेंथ तुम्हें पता है रूट 65, फर्स्ट वेक्टर का लेंथ 1 आने वाला है, तो सेकंड का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, वहां से आ जाएगा रूट 65 माइनस 1 रूट 64 जो कि 8 बनने को मिला। तो अब यहां से मैं क्या करता हूँ, सेकंड वेक्टर जो है अब इसका अगर मैं लेंथ देखूं तो मुझे पता है ये 8 होगा। चलो वहां से एक इक्वेशन डेवलप हो गया,
1/x² प्लस 1/y² का √8 हो गया, तो वो बन गया मेरे पास 64। यहाँ से मैं बता सकता हूँ √x² प्लस y² जो है वो, क्योंकि पूरा काम ही x² प्लस y² पे चल रहा है, वो आएगा ±x²। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है वहां से तो तुमको बता रहा है जो x जो है वो निगेटिव है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता है जो x लेस देन 0 है। सेकंड इक्वेशन बता रहा है y जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ एक्स वाई लेस देन 0 होगा, और ये तो होना ही होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये RHS जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, तो एक्स वाई डेफिनेटली लेस देन 0 हो जाएगा। तो अगर मैं अब इसको स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या आ रहा है, -1/8y -1/x इक्वल टू 7 एंड -1/8x प्लस 1/y। आप देखो ये प्यारा सा एक लीनियर इक्वेशन डेवलप हो गया, और इसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू -13/96 और y जो आ रहा है वो 13/40। तो ये काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन था। देखो कैसे हम वेक्टर के ऑर्थोगोनैलिटी को इसमें यूज़ किए, और वो सब आइडिया जो है इस इक्वेशंस को देख के आएगा, और यही फ्रीडम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी टाइप से इक्वेशन सॉल्व होगा, जैसे कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सोच सकते हो, ठीक है? इसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, जैसे वेक्टर्स के अलग फॉर्म में, या फिर मैं पोलर कोऑर्डिनेट के फैशन में भी इसको सोच सकता हूँ। तो अगर मैं पोलर फॉर्म के फैशन में थोड़ा सोचूं, एक्स को अगर कोई बच्चा आर कॉस थीटा ले ले और वाई को आर साइन थीटा, तो फिर तुम्हारा वाला इक्वेशन क्या आएगा, क्योंकि देखो एक्स बाई ये 1/x-7, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1/r कॉस थीटा इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन साइन थीटा प्लस 1/r साइन थीटा है 4। तो देखिए मिला जुला के ये दो इक्वेशंस अपने पास। अब फर्स्ट इक्वेशन को तुम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को साइन थीटा से, और ऐड कर दो, 7 cos प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ से मैं इसको 4 साइन थीटा इज 1 माइनस 7 cos थीटा, चलो स्क्वायर कर देते हैं। जैसे मैं स्क्वायर करूँगा, मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा ले रहा हूँ, तो मेरे पास 16 साइन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 14 कॉस को मैं सी से लिख रहा हूँ 49 cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन देखने को मिला। तो यहाँ से 65 cos स्क्वायर माइनस 14 cos माइनस 15 0, और इसका जो रूट्स अपने पास बन के आया वो आ गया या तो cos थीटा, इसका फैक्टराइज करो 15 और 65 है राइट, 16 cos थीटा प्लस 5 बनेगा, और 5 cos थीटा माइनस 3 बनने वाला है, ठीक। तो या तो cos थीटा जो होगा वो 3/5 होगा और -5/13 होगा। अब अगर cos थीटा 3/5 बन रहा है एंड साइन थीटा यहाँ से जो हो जाएगा -4/5 बनेगा, और अपने पास सेकेंड ऑप्शन बन रहा है इधर cos थीटा 3/5 बने और साइन थीटा -5/4, और cos थीटा -5/13 बन जाए, मान लो ये दूसरा वाला ऑप्शन, तो फिर साइन थीटा 12/13 बन जाएगा। अब फर्स्ट केस में अगर तुम प्लग करोगे तो आर निगेटिव आ रहा है, जो कि अलाउड ही नहीं है, कंट्राडिक्शन हो गया। तो सेकंड केस से मेरे पास x जो है वो 1/cos थीटा -7 आएगा, विच इज -13/96, और y 1/4 माइनस साइन थीटा 4 माइनस साइन थीटा, जो कि आपको देने वाला है 13/40। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हम इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं, और यही सीख था इस क्वेश्चन में। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूट ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग द एप्लीकेशन। अब एक बच्चा फिर बोलेगा भाई ठीक है, मैं जेड को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं एक्स वाई के टर्म में, और फिर जेड को सेकंड इक्वेशन से निकाल के एक्स वाई में एक इक्वेशन ले आऊँ। मतलब ये 3 वेरिएबल से आप 2 वेरिएबल में ले आइए, और फिर 2 वेरिएबल से वापस सिंगल वेरिएबल में लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन वो सॉल्व करना फिर इतना आसान नहीं होगा इस यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा लीनियर इक्वेशन ही है, एक्स वाई इंटू एक्स जेड। तो डायमेंशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का डायमेंशन L2 है, लाइक L², थर्ड का लीनियर है। लेकिन इसको आप एक बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, और वो तरीका जो है, सो देखो यहाँ से क्या आइडिया मिल रहा है। क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन के तौर पे विजुअलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि वही अपने सिलेबस में है, ठीक। आप बोलो कि भाई ये लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं सपोज
जेड को अगर मैं फॉर इंस्टेंट कांस्टेंट मान के चलूँ, अगर मैं जेड को कांस्टेंट मानूं तो फिर ये लीनियर नहीं होगा, क्योंकि ये एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया, राइट। अगर मैं y को कांस्टेंट मान के चलूं, अगर y को कांस्टेंट मानूं तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि x टाइम्स जेड एल स्क्वायर, एल इंटू एल का डायमेंशन हो गया। लेकिन अगर मैं x को कांस्टेंट मानूं तो मेरे पास तीन ऑप्शन थे, या तो आप z को टाइम बिंग के लिए कांस्टेंट मान लीजिए, या फिर y को टाइम बिंग के लिए कांस्टेंट मान लीजिए, या फिर x को टाइम बिंग के लिए कांस्टेंट मान लीजिए। मतलब हम इस इक्वेशन को दो ही वेरिएबल के फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। अब बोलोगे भाई ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, ये नाइंसाफी है, यहाँ तो तीनों वेरिएबल है। ये ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। अब कैसे देखते हैं वही तो प्रॉब्लम्स को ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो अगर मैं जेड को कांस्टेंट मानूं तो ये अच्छा से काम नहीं करेगा, मतलब मजा नहीं आया। वाई को कांस्टेंट मान के मजा नहीं आया। लेकिन एक्स को कांस्टेंट जैसे ही मैंने माना तो ये एक लीनियर इक्वेशन डेवलप कर गया। देखो कैसे, क्योंकि x को कांस्टेंट अगर माना तो अब जब इमेजिन करो x मान लो 2 है, 3 है, या कुछ फिक्स वैल्यू आएगा यहाँ पे, कुछ इमेजिन करो, तो y और z में एक इक्वेशन बना, z और y में दूसरा इक्वेशन बना, और y और z में तीसरा इक्वेशन बना। तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा, व्यूइंग x एज अ कांस्टेंट द इक्वेशन बिकम्स थ्री लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स y एंड z। ध्यान दे रहे हो ना, वेरी गुड। तो ये x में कांस्टेंट मानने से ये थ्री लीनियर इक्वेशन बन के तैयार हुआ है, थ्री लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बताओ, अगर तीन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर सॉल्यूशन होगा तो आप ऑलरेडी पढ़े हो वो किस कंडीशंस में होगा। जैसे अगर मेरे पास अगर तीन लाइन है, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास कुछ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो, a3x प्लस b3y इक्वल टू c3। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं, इसका मतलब क्या है, ये तीनों इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, वेरिएबल दो ही हैं, तो इसका अगर एक यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये कब देखने को मिलेगा। ये सिंपल है, आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यहाँ से एक्स नॉट वाई नॉट निकाल लो और इस एक्स नॉट वाई नॉट को इससे सेटिस्फाई कर दो, तो एक रिलेशन आएगा कॉफिशिएंट में, ए आई बी आई सी आई में। वो रिलेशन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का जो डेड होने वाला है वो जीरो हो जाएगा। इसको कोई बच्चा और दूसरे तरीके से भी सोच सकता है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया हूँ। इसको कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है, इस इक्वेशन को तुम ऐसे इंटरप्रेट करो, दिस माइनस c1 टाइम्स 1 इक्वल टू जीरो, माइनस c2 टाइम्स 1 इक्वल टू जीरो, माइनस c3 टाइम्स 1 इक्वल टू जीरो। और तुम सोचो ये तीन इक्वेशंस है एक्स वाई जेड में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, b3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। अब देखो ये तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे पता है, ये सॉल्यूशन होने वाला है एक्स नॉट वाई नॉट, और जेड नॉट जो है, जेड जो है वो -1 है। तो अब अगर ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन नॉन जीरो है, नॉन जीरो क्यों, क्योंकि जेड का वैल्यू तो जीरो है ही नहीं, तो कभी इसका जीरो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता है। अगर एक्स नॉट वाई नॉट जीरो हो भी जाए तो जीरो जीरो -1 इज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा, जब इसका डेड जीरो होगा। तो देखो ये एक बेहतरीन प्रूफ है इसका, आप कॉन्सेप्चुअली इसको प्रूफ कर सकते थे, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए डेट को जीरो होना क्यों आवश्यक है। कोई बच्चा इसको और फील करके भी बोल सकता है, क्योंकि तीन प्लेन जो है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन कब देगा, जब एक वेक्टर जो होगा उसका नॉर्मल वेक्टर वो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। मतलब दो प्लेन जो है वो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और तीसरा प्लेन भी उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, तो फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो लाइन आएगा। तो ये तो हो गया, मतलब इस बात पर चर्चा, जो अच्छा एक्स को कांस्टेंट लेके इस इक्वेशन को उस तरीके से भी देखा जा सकता है। अब देखो जैसे ही आप उस तरीके से देख लिए तो इस इक्वेशंस को आप सजा दो, तो फिर इसका अब मेरे पास दैट क्या हो जाएगा, तो मेथड, तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हो गया y और z में, तो आप कोफिशिएंट निकाल लीजिए। y का कोफिशिएंट x हो गया, z का 1 और ये 40, दूसरा कोफिशिएंट 1x 51, तीसरा कोफिशिएंट x का 1, y का 1 और ये z का आ गया 19 माइनस एक्स, राइट, कॉन्स्टेंट में, ये इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर इसको मैं इवेलुएट करूँ तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 19 माइनस एक्स प्लस 51 प्लस 40 माइनस 51x माइनस 40x minus 90 minus x equal to 0. This gives us x cube minus
प्लस 19x माइनस 72 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो क्योंकि एक रूट जैसे मैं 72 का फैक्टर्स अगर देखूँ तो 1 प्लस माइनस 3 ऐसे करके आएगा, राइट, प्लस माइनस 8। अब इसमें से जैसे सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ 1 से, तो 1 वर्क्स क्योंकि सम ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो 90 हो गया, तो x माइनस 1 फैक्टर है, एक्स क्यूब लाने के एक्स स्क्वायर चाहिए, कॉन्स्टेंट लाने के लिए 72 चाहिए, बाद बाकी बैलेंस हो जाएगा 18x। तो यहाँ से x माइनस 1, ये 72, 6 और 12 का कॉम्बिनेशन है, x माइनस 6, x माइनस 12 0। तो मेरे पास 3 वैल्यू आ गया, x का वैल्यू या तो 1, 6 या 12 होगा। लेकिन अगर x 1 है, आप देख सकते हो x 1 है, तो फिर इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर x इक्वल टू 6 और 12 है तो फिर हम y और z फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ से जो मेरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, x का वैल्यू 6 है और यहाँ पे आपका 12 हो गया, राइट। और फिर ऐसे ही x को वो 6 और 12 देके इसको सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब था यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना था, वो बेसिकली था आप कैसे इसको व्यू कर सकते हो दूसरे तरीके से। चलो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एफ बोल रखा है एक पॉलिनोमियल है, और किस टाइप का पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक हो और साथ साथ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो 0। इसका मतलब एफ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, एफ जो है मेरा ऑड फंक्शन हो चुका है, राइट। एफ जो है मेरे पास वो ऑड फंक्शन हो चुका है। फिर बोल रहा है फॉर ऑल रियल नंबर y डिफाइन gy टू बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन x टू द इक्वेशंस f of x इक्वल टू y इन सपोज। अब मान लो अगर कोई बच्चा बोलेगा, जैसे मान लो अगर अपने फील करते हैं क्वेश्चन को, तो एक ऑड फंक्शन अगर मैं f ऑफ x को x क्यूब ले लूँ, ये भी ऑड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स क्यूब फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, तो दिस इज वैलिड कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन। फॉर ऑल रियल नंबर y डिफाइन gy टू बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x। तो अब देखो f ऑफ x यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ x क्यूब, f ऑफ x क्यूब मीन्स x क्यूब का क्यूब, तो x का पावर 27, सॉरी x का पावर 9, ये 9 डिग्री का इक्वेशन है। अब बोल रहा है फॉर और रियल नंबर y डिफाइन gy, तो अगर मैं g ऑफ 1 का वैल्यू लूँ, तो g ऑफ 1 का क्या वैल्यू है, ये तो सॉल्यूशन सेट है ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट x9 इक्वल टू 1। अगर मैं g2 का बात करूँ, पहले देखो हम क्वेश्चन फिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट x9 इक्वल टू 2। ऐसे ही कोई भी g, सपोज g 2.5 तुम बात करो, तो ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट x का पावर 9 2 5। तो खुद में g एक फंक्शन है, खुद में g एक फंक्शन है, राइट, जो कि रियल टू कुछ रियल ऑपरेट कर रहा है। तो अगर मैं 1 2 3 ऐसा अगर मैं बात करूँ 2.5 मान लो, देखते हैं वो कहाँ मैप कर रहा है। अब बोल रहा है इसका जो सॉल्यूशन सेट होना चाहिए वो एग्जैक्टली जी वाई जो आना चाहिए 159, इतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए। क्या एक्स क्यूब के लिए आ रहा है, नहीं, x9 जो है x का पावर 9 को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 9x 8 आता है, इट मीन्स ये एस्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो अगर हम एस्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में x9 1 कब होगा, एग्जैक्टली एक वैल्यू पे होगा, x अल्फा x नॉट पे। फिर ये जो होगा ये 2 कब होगा, एग्जैक्टली एक वैल्यू पे होगा कुछ x1 पे। 2.5 क्या होगा, एग्जैक्टली 1 वैल्यू पे होगा। तो ये इच एंड एवरी आउटपुट जो है, इच एंड एवरी इनपुट जो है वो करस्पॉन्डिंग टू 1 आउटपुट ही जाएगा, ये तो मिनिमम फंक्शन बन गया, और जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू देगा 1। तो ये जो क्वेश्चन वाले बोल रखे हैं, तो मेरा सॉल्यूशन सेट में 3 वैल्यू जाना चाहिए ऑलवेज 159, ठीक है ना। वैल्यूज ऑफ जी वाई फॉर ऑल रियल नंबर वाई शुड बी एक्जैक्टली 159, ऐसा भी नहीं सिर्फ 1 ही आए 5 ही आए तो चलेगा, तीनों एक्जैक्टली आना चाहिए। तो फिर एक्स क्यूब वाला जो मेरा फंडा है ये तो गलत हो गया। तो अब हमको ऐसा मैजिकल फंक्शन खोजना है, ऐसा मैजिकल फंक्शन खोजना है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ऑल क्लास ऑफ मैजिकल फंक्शन खोजना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। चलो भाई सबसे पहले तो ऑड फंक्शन होना चाहिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डी, दोनों का समेशन 0 होना चाहिए। तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2d
इसको 0 होना चाहिए, और यही नहीं, इट शुड बी 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस डी शुड बी 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये अगर ट्रू है x इक्वल टू 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 1.5 के लिए भी, 1.345 के लिए भी, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है। तुम दो वैल्यू देके भी बोल सकते हो, जो इसका आइडेंटिटी होना होगा, तो b और d दोनों को 0 होना होगा। अब b और d अगर दोनों 0 है तो मेरे पास फंक्शन का जो क्लास आ गया वो घट के अब एक्स क्यूब प्लस सी एक्स जैसा हो गया। क्वेश्चन में और बोल रहा है f जो है वो मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मोनिक मतलब उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो a का वैल्यू को भी मैं 1 सेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास f ऑफ x जो फाइनली बन के आया वो एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब वो रहा है फॉर ऑल रियल नंबर y डिफाइन जी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन और f ऑफ x। तो आप यहाँ से देख सकते हो f ऑफ x जो बनेगा वो बनेगा एक्स क्यूब प्लस सी एक्स का होल क्यूब प्लस सी टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 6। तो मिला जुला के ये 9 डिग्री वाले पॉलिनोमियल बनने वाले हैं, यही अपने पास आइडिया। अब ये 9 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो है वो 3 सॉल्यूशंस देना चाहिए 159। अब सबसे पहले आप प्रॉब्लम क्या देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब प्लस सी एक्स ले लूँ, अब या तो सी 0 होगा, सी पॉजिटिव होगा, या सी निगेटिव होगा, तीन ही केस होगा। सी 0 हो नहीं सकता है क्योंकि एक्स क्यूब को मैंने डिस्कार्ड किया ऊपर। अब सोचो अगर सी पॉजिटिव होगा तो फिर एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस सी एस्टिकली पॉजिटिव, मतलब ये फंक्शन एस्टिकली इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन अगर एस्टिकली इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, मान लो इसको साई एक्स ले लूँ, तो साई डैश आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। चूंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और एफ डैश ऑफ समथिंग ये भी पॉजिटिव है, तो साई डैश पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये 9 डिग्री वाला इक्वेशन जो होगा एस्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ एक्स का अगर मैं कोई भी वैल्यू y लूँ, मान लो इसको ऐसे फील करो, अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो एग्जैक्टली एक ही जगह पे आएगा। अगर मैं इसको 11 ले लूँ वो भी एग्जैक्टली एक ही जगह पे आएगा। अगर मैं 111 ले लूँ वो भी एग्जैक्टली 1 एक ही जगह पे आएगा। ये बाय 99 ले लूँ वो भी एग्जैक्टली 1 जगह पे आएगा। इसका मतलब सी पॉजिटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि सी पॉजिटिव होने से सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेंगे 1, एक्स क्यूब वाला ही चक्कर है। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं। सॉल्यूशन सेट एस जो है 159 वाला चाहिए अपने पास। ये चाहिए 1, 5 और 9 वाला सॉल्यूशन सेट, मुझे ये सॉल्यूशन सेट चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ पता हो गया, जो सी जो होने वाला है वो तो निगेटिव होने वाला है। तो फिर से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता हूँ इस फैशन में होगा, वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर। अब ये देखिए मैं श्योर कर रहा हूँ जो एफ ऑफ एक्स है वो जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो निगेटिव होगा। और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई हैव डन इज एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस सी एक्स वेयर सी इज माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एक्सेप्ट 0 आप बोल सकते हो क्योंकि मैं अल्फा को 0 अलाउ करने वाला नहीं हूँ। अभी भी इश्यू है, अब जो 9 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। तो अब देखो 9 डिग्री पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, वो तो 1 2 3 4, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे उसको माइनस इन्फिनिटी जाना है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जाना है। ठीक है, अब मान लो अगर कोई लाइन इसको कट करे, अगर कोई लाइन ये 9 डिग्री पॉलिनोमियल कट कर रहा है तो कितना पॉइंट पे कर सकता है, 3 4 5 6 7। मुझे सॉल्यूशन सेट में 1 5 और 9 सॉल्यूशन चाहिए। अब क्या ये 9 डिग्री है, तो 9 डिग्री के लिए मैक्सिमम जो एक लाइन है वो 9 पॉइंट पे कट करेगा। देखो यहाँ पे एक 9 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ कुछ रिपीटेड रूट हो। ठीक है, तो 9 डिग्री अभी भी ये नहीं बना। मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पॉसिबिलिटीज नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मुझे ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं चाहिए। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं एडिट करके इस प्रॉब्लम को यहाँ रख लूँ। ठीक है, तो अब देखो ये तो 9 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 9 डिग्री ऐसा हो सकता है जो इसमें 7 रूट जो है, जैसे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2,
ठीक है ना, x माइनस 6 तक तो ठीक है, और x माइनस 7 जो है वो होल क्यूब हो गया। अब ये भी 9 डिग्री का एक्सप्रेशन है जहाँ पे रिपीटेड रूट है, तो यहाँ पे जैसे कुछ आप बोल सकते हो कुछ रिपीटेड रूट इस टाइप का आएगा, तो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन मुझे इस टाइप के नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे सॉल्यूशन सेट में तो 9 भी चाहिए, 179 1159, तो 9 बार तो इसको टर्न करना है, मतलब 4 मैक्सिमा होगा। सो 1 2 3 4 और फिर ये ऊपर जाएगा। अब देखो, अब दिस कैन रिप्रेजेंट, दिस ग्राफ कैन रिप्रेजेंट अ 9 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों? अब मेरा मान लो सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है, तो कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉसिबल है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं तो आप यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा को सेम हाइट पे क्यों रखें, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये दूसरा यहाँ है, फिर तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है और फिर ऊपर गया। अब ये भी तो मान लो अगर मैं कोई भी लाइन ले लूँ, जैसे अगर मैं ये लाइन ले लूँ, तो ये कितने जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 मैक्सिमा आया और 1 2 3 4 मिनिमा आया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि 9 डिग्री पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन सेट 159 ही लेना है खुद के रियल नंबर के लिए। तो इस टाइप का ग्राफ अब पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमा का जो भी हाइट होगा वो सब सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, मेरे पास रूट्स जो होगा वो डायरेक्टली 2 से नीचे गिर जाएगा, राइट। अब देखो, जैसे यहाँ पे 9 आया और 9 के बाद जो मेरा नेक्स्ट उठेगा, नेक्स्ट रूट, वो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5। ये कब बनेगा, जब ये सब का सब हाइट जो है बेस लेवल से सेम हाइट पे है, मतलब मैक्सिमा का आउटपुट जो है फंक्शन का वो सेम है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ मिनिमा भी अगर मैं नीचे जाऊँ तो फिर भी एग्जैक्टली मेरे पास 5 बनेगा, तो इस टाइप का डायग्राम फिर पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मैं बोलूंगा, not only I have expression like x cube plus cx where c is less than 0, or not only I'll have expression like this, but also now we know लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो होगा वो सेम लेवल पे होगा, उनके हाइट सेम होगा, ठीक है। बस अब देर किस बात की, आप मैक्सिमा मिनिमा आप निकाल सकते हो, क्योंकि एफ डैश क्या होगा, 3x² माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से इसको 0 सेट करोगे तो 3x² इज अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो बना, x इज रूट ओवर अल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस माइनस, तो यहाँ से प्लस माइनस अल्फा बाई रूट 3। अब इसको वापस से तुम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो फंक्शंस में, ठीक है, प्लस वाला और माइनस वाला, और दोनों का जो आउटपुट है, तो एफ ऑफ मान लो अल्फा आया और एफ ऑफ बीटा आया, दोनों की इक्वेट कर दो, फिर अल्फा इज रूट ओवर अल्फा बाई रूट 3, इसको अल्फा स्टार कर दो, बीटा स्टार, ये मैक्सिमम, फिर बीटा जाएगा माइनस अल्फा बाई रूट। जैसे ही तुम दोनों को इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। वंस अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा तो आपके पास फंक्शन बना है एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो एक यूनिक फंक्शन बनने को मिला है, यूनिक फंक्शन। तो ऐसा इस ब्रह्मांड में एक ही फंक्शन है जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब आप खुद आप यहाँ से शायद अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू आने वाला है वो तुम्हारा 1 आएगा, ये एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फिर मेरा फंक्शन जो बनने वाला है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स बनेगा, वो आप कर लेना, अगर 1 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है वो आप एक बार ट्राई करना, आई एम नॉट श्योर, और मैं कैलकुलेशन अभी ये नहीं करूँगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत मेहनत गया है आपको एग्जैक्टली इस फील देने का क्वेश्चन के। अब तुम एग्जैक्टली देख सकते हो, अब जो सॉल्यूशन बनेगा इस केस में वो 1 3 5 ही बनने वाला है, ठीक, क्योंकि मेरे पास फिर से मैं बोलूँ 1 मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा, 3 मैक्सिमा और 4 मैक्सिमा के बाद ऊपर गया, तो या तो आपके पास ही 9 जगह कट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर इस स्लाइडर को जैसे तुम ऊपर बढ़ाओगे तो 9 9 9 के बाद सडनली जंप कर रहा है ये स्टैंडर्ड वैल्यू 5 पे, 5 के बाद तो ये सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, नो मैटर व्हाट रियल वैल्यू है। तो ये जो वर्ड का हॉरिजेंटल लाइन है ये रियल वैल्यू को बता रहा है, मान लो ये 13 है, ये 12 है, मतलब समझ रहे हो ना ऐसे। फिर तुम नीचे भी जाओगे तो 9 से ड्रॉप करेगा वो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 पे ही, और ये कब ड्रॉप करेगा, जब ये जो डेफिनेस होगा वो सेम होना चाहिए, इसमें मिसमैचिंग होगा तो फिर 2 के फैक्टर से बच जाएगा, फिर उससे नीचे जाओगे तो एक एक करके होगा। तो अब मेरे पास हम श्योर हैं सॉल्यूशन सेट जो बनने वाला है वो 1 3 1 5 और 9 ही बनेगा, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं बनने वाला है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम था जो कि आपको बताया जो कैसे सोचते हैं इन प्रॉब्लम को, कैसे फंडामेंटल से हमने एनालाइज किया और बहुत ही बेसिक तरीके से इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, और ये बता रहा है एक तुम्हारा रीजन दिया गया, देखने में बहुत ही खतरनाक लेकिन ब्यूटीफुल लग रहा है, सिमेट्रिक भी लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइंस।
अब तुमको वॉल्यूम निकालना है इस रीजन का। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम करते हो, जैसे अगर मैं आपको मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मान लो 1 दे दो, ठीक है, और इसका मैं एरिया निकालने को बोलूँ, तो वो ये एक रीजन आएगा जिसका एरिया तुम निकाल सकते हो। यूजुअली तुम क्या करते हो, एक तुम केस लेते हो एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 है, वाई एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, या फिर कुछ सिमेट्रिक आर्गुमेंट का यूज करके इसको आप सॉल्व करते हो एरिया पॉइंट फिगर। इसको भी मैं वैसे ही करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा स्मार्टली। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ही एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बोलूँ, क्योंकि 3 टर्म पे डिपेंड है, तो ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू साइन। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स वाई जेड जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स वाई और जेड है। तुम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखो वही रह जाएगा, यहाँ पे y माइनस एक्स बनेगा और यहाँ पे जो बनेगा x प्लस वाई बन जाएगा, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट कर लेंगे। सिमिलरली तुम क्या बोल सकते हो, ये भी बराबर है एफ ऑफ एक्स माइनस वाई जेड से भी, और ये बराबर है एक्स वाई माइनस जेड से। सो इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 वेरिएबल्स। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल लूं तो वही क्रियाकलाप मैं दूसरे ऑक्टेंट में भी कर सकता हूँ। एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट रीऑर्डरिंग ऑल्सो। एक तो ये हो गया साइन सिमेट्रिसिटी है, एक ऑर्डर सिमेट्री भी है। ऑर्डर सिमेट्री, ऑर्डर सिमेट्री का क्या मतलब है, अगर मान लो इसका सॉल्यूशन 1 2 3 है सपोज, तो फिर इसका सॉल्यूशन 2 1 3 भी होगा, इसका सॉल्यूशन 3 1 2 ही होगा, इसका सब परम्यूटेशन होगा। अब ऐसा क्यों होगा, कि अगर x नॉट y नॉट, अगर x नॉट y नॉट z नॉट बिलोंग्स टू सॉल्यूशन सेट, मान लो एस इज सॉल्यूशन सेट, तो मैं बता रहा हूं इसका कोई भी परम्यूटेशन जो होगा x नॉट z नॉट y नॉट, ये भी सॉल्यूशन सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे 6 सॉल्यूशन जो होगा पूरा 3 फैक्टोरियल, मतलब ऑल 6 सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेट से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि तुम देखो x को x y z को इसी ऑर्डर में अगर मैं x y z को z y से रिप्लेस कर दूं, तो इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ऑर्डरिंग से भी सिमेट्री है। तो हमारे पास 2 खतरनाक सिमेट्री यहाँ आ गया, और यही ब्यूटी था, टेक अवे था ये प्रॉब्लम का, एक साइन सिमेट्रिसिटी, एक दूसरा ऑर्डरिंग सिमेट्री। तो अब मैं क्या करूंगा ना, फर्स्ट ऑक्टेंट में ही प्लस 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 वाले में डिफाइन कर लूंगा। तो अब इट इज सफिशिएंट टू कंसीडर द पार्ट ऑफ दिस रीजन विदिन ए सेट एक्स वाई जेड सच दैट x जो है y से बड़ा है और ये z जो है 0 से बड़ा है। तो ये ऑर्डरिंग को भी मैं यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और ये मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके फर्स्ट ऑक्टेंट में आंसर ले आया। अब वही आएगा सेकंड ऑक्टेंट थर्ड ऑक्टेंट। तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं कितने से 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज ऑफ साइन सिमेट्रिसिटी, ऑक्टेंट वाला फंडा से, और ये ऑर्डरिंग से क्या होगा, मैं मल्टीप्लाइंग होगा 3 फैक्टोरियल 6 से। तो टोटल में सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालने वाला हूँ सपोज v नॉट, और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 8 टाइम्स 6 मतलब 48 से। 48 टाइम्स v नॉट जो होगा वो हमारा आंसर आने वाला है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑक्टेंट में जो भी वॉल्यूम आएगा उसको मैं रेप्लीकेट कर दूंगा 8 में। तो मान लो अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे 2 आया तो 2 टाइम्स 8 आएगा आंसर। लेकिन अब फर्स्ट ऑक्टेंट में भी सिमेट्रिसिटी में ला रहा हूँ, कैसा सिमेट्रिसिटी, जैसे 6 सिमेट्रिसिटी यहाँ पे आएगा, तो सिर्फ मैं x इस ऑर्डर के लिए फाइंड करूंगा, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू z, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, क्योंकि एग्जैक्टली ये सिमेट्रिक होगा इन x y z। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आ गया सिंपल, क्वेश्चन सिंपल हो गया। कैसे, क्योंकि अब मान लो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ फंक्शन x y z को फर्स्ट ऑक्टेंट में अंडर दिस कंडीशन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन मेरा क्या बना, ये फंक्शन क्या बना, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस वाई, ये ओपन हुआ y प्लस जेड से, और ये ओपन हुआ x प्लस जेड से। x y से बड़ा है तो x माइनस वाई जैसे ही खुलेगा, x जेड से x माइनस जेड जैसे ही खुलेगा, और y बड़ा है z से तो ये y माइनस जेड जैसे ही खुलेगा। तो मेरे पास टोटल ये बन के आ गया 5x प्लस 3y प्लस जेड। अब ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 है अकॉर्डिंग टू आवर गिवन कंस्ट्रेंट, तो मेरा एक्सप्रेशन बना 5x प्लस 3y प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा एक्सप्रेशन जो है, अब किस कंडीशन में मैंने इसको किया है, अंदर दिस कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y खुद एक रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक प्लेन को, फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू z जो है ये कंडीशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है y माइनस जेड ग्रेटर देन 0 को, और z तो नॉन नेगेटिव है। तो मैं इसका वॉल्यूम अगर कैलकुलेट कर दूं v नॉट, तो फाइनल मेरा आंसर जो आएगा दैट इज v नॉट इंटू 48।
आई होप इट्स क्लियर। अब इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम देख सकते हो ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पहला इक्वेशन जो है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन का ऊपर वाला रीजन है, चौथा भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखने में तुमको बहुत खतरनाक लगेगा, तुम ऐसे सोच सकते हो ये 4 प्लेन है, जैसे 3 प्लेन यहाँ और एक मान लो चौथा प्लेन है, तो ये 4 प्लेन से जो रीजन बनने वाला है वो आपका कैसा बनने वाला है, टेट्राहेड्रल रीजन बनेगा, क्योंकि ये 4 फेस बनाएगा। अब टेट्राहेड्रल का वॉल्यूम निकाल लेना और आंसर खत्म हो गया। तो ये जो मेरे पास एक रीजन आर बना, ये जो सेट एस था, सो दिस इज बाउंडेड बाय 4 प्लेन्स। अब सिंस ये बाउंडेड है तो ये टेट्राहेड्रन होगा। अब सिंस टेट्राहेड्रन है तो इसका मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कैसे, तो इस चार इक्वेशन को कॉर्नर पॉइंट को सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करोगे तो एक तो दिख रहा है 0 0 0 सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे 0 0 0 पे तो मीट ही करेगा और वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास 0 0 0 एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन कैसे होगा, तो x इक्वल टू वाई को पहला इक्वेशन में दे दो, y इक्वल टू जेड को पहला इक्वेशन में दे दो, तो यहाँ से 9z इक्वल टू 5 आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, तो एक्स वाई जेड 1/9 1/9 1/9, तो दूसरा पॉइंट 1/9 1/9। सिमिलरली तीसरा पॉइंट तुम दो इक्वेशन से निकाल सकते हो, 1/8 1/8 0 आ गया, और चौथा पॉइंट 1/5 0 0। तो ये चारों जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल जो है ये मुझे मिल गया। अब वंस आपको कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल मिल गया तो यहाँ से वेक्टर क्रिएट करो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो वॉल्यूम क्या होने वाला है, v0 1/6 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। तो बस अब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी इसका डिटर्मिनेंट होता है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इसका जो वॉल्यूम आएगा v0 1/6 टाइम्स दैट ऑफ, अब मैं वेक्टर क्रिएट करता हूँ ये माइनस ए, ये माइनस ए, ये माइनस ए, तो ये माइनस ए को 1/9 वाले का ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मान लो, तो ये बनने को मिला 1/5 0 0 1/8 1/8 0 1/9 1/9 1/9। अब ये कैलकुलेशन शायद 2160 होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर जो आया क्वेश्चन का 48 टाइम्स वॉल्यूम है, विच इज 1/45। तो ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जहाँ पे तुम देखो मैंने शियर फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या किया ना, एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। कौन फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, 48। तो 48 से मैंने स्केल क्यों किया उसको समझिए, ये प्योरली सिमेट्रिसिटी से हुआ है। अब कोई बंदा ऐसा भी बोल सकता है मैं सर क्या इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे तुम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर सकते हो, एक्स बार को एक्स, वाई बार को एक्स प्लस वाई, जेड बार को मान लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ऐसे कुछ तुम लीनियरली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मीनिंग जो ये जैसा भी सॉलिड बनने वाला है, मान लो ये कुछ सॉलिड बनने वाला है, उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए क्या करो, टेट्राहेड्रल में मूव कर दो, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना फैक्टर से रिड्यूस करेगा, वो जो होगा उस ट्रांसफॉर्मेशन का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताएगा, कितना सीजर फैक्टर से वो कॉम्प्रेस हुआ है या फिर रिलैक्स्ड हुआ है। तो इस टाइप का थ्योरी जो वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में काफ़ी हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन ये फिर जेई सिलेबस से बहुत ज़्यादा ऑफ ना हो जाए, इसलिए मैं उस चीज़ों को यहाँ पे डायरेक्टली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। बट दिस इज द पावर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स क्या करता है ना, जैसे मैट्रिक्स ऑपरेटर है, अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे मैट्रिक्स का, तो ये क्या करता है, गोलू को पकड़ेगा और गोलू को कंप्लीटली डिस्टोर्ट कर देगा, देखो ऐसे बना देगा। बोलोगे भाई ये क्या किया, देखो मैट्रिक्स में कुछ इनपुट होंगे 2 0 0, मान लो 3 0 0, एक मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। मान लो ये गोलू एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मान लो 1 1 1, तो ये क्या किया, ये 1 1 1 पे एक्ट किया और फिर उसको क्या बना दिया 1 2 3, तो उसको जैसे इस केस में इस आंख को उतना ही बड़ा रहने दिया, तो कोई चेंज नहीं किया। लेकिन हो सकता है दूसरे कोऑर्डिनेट को इन्होंने चेंज कर दिया, मान लो 0 के बजाय 0.5 दे देते, तो फिर ये कोऑर्डिनेट को इलोंगेट कर देता। तो ये जो वॉल्यूम का स्ट्रेचिंग फैक्टर है या फिर एरिया के स्केलिंग फैक्टर है, शियरिंग फैक्टर है, उसको मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर आप मैकेनिक्स, हायर मैकेनिक्स में देखोगे ना, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो होता है उसका कनेक्शन आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर से है, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ट्विस्ट करते हो तो उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होंगे, एक सीजनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, एक टॉर्सनल स्ट्रेस भी डेवलप होगा। जब टॉर्क अलॉन्ग एक्सिस लग रहा है तो उसको टॉर्सन बोलते हैं। और ये सब का जो बेसिस है वो आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर्स है। इनफैक्ट जो भी आइजन वैल्यूज है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का स्केलिंग फैक्टर बताएगा और आइजन वेक्टर उसके डायरेक्शंस को बताएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा
डिजाइंस में, एरोप्लेन डिजाइंस या फिर ऑटोमोबाइल डिजाइन में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको अगर ऐसे ही मैथ्स को मतलब पूरे मज़े तरीके से फील करके पढ़ना है, आइडियाज़ कैसे डेवलप करें, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। नम्मा गणित के साथ जुड़िए, नम्मा गणित के साथ जुड़िए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको इस तरह के क्वालिटी कंटेंट देने का, क्योंकि यूजुअली ये कंटेंट आपको कोचिंग्स में मिलेंगे और यूट्यूब पे यूजुअली डालने से हिचकिचाते हैं, जिनको आता होगा वो भी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, सो विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट सो दैट वी कैन कम विथ मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनंत है पढ़ाने के लिए, लेकिन जो जेई के लिए यूजफुल है उस टाइप के सेशंस हम आपके सामने लाने वाले हैं जल्दी। और फ्रिक्वेंसी ऑफ वीडियोस और लेक्चर्स पे हम इंक्रीज करेंगे अगर आपका कमेंट्स और हमारे सब्सक्राइबर रैपिडली इंक्रीज किए तो। वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम इसको व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल्स में पहुंचाइए, सो दैट एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स फॉर 3 with ease. Thank you. Have a good day.